पेज नंबर 111 एक बार रिपीट कर। वन की बात करेंगे तो इस पेज नंबर 111 पे देखेंगे तो लिखा हुआ है व्हाट आर द पॉलिसीज एंड रिफॉर्म्स। व्हाट आर द पॉलिसी एंड रिफॉर्म नीडेड, जरूरत है फॉर इनहांसिंग फर्म इनकम, इंक्लूसिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी। सो क्लास आने वाले जो हमारा अगला स्टेप है ये है कि हमने जब इकोनॉमिक ग्रोथ, एग्रीकल्चर की ग्रोथ को लर्न किया, उसकी इक्वालिटी के बारे में लर्न किया और हमने सस्टेनेबिलिटी के बारे में लर्न किया, तो हमने कुछ कंक्लूजन निकाले थे कि हमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, चाहे वो सस्टेनेबिलिटी की प्रॉब्लम हो, चाहे इंक्लूसिवनेस की प्रॉब्लम हो, चाहे फर्म के इनकम की प्रॉब्लम हो। तो हमने क्या करना है कि अब हम इन्हीं तीनों चीजों को ध्यान में रखना है कि फर्म्स की इनकम के लिए और फिर इंक्लूसिवनेस के लिए और सस्टेनेबिलिटी के लिए। तो इन मतलब आने वाले हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो यही पर डिपेंड है कि हमें किस तरह से रिफॉर्म करना है, पॉलिसी रिफॉर्म। मतलब हमें कौन कौन सी ऐसी पॉलिसी को रिफॉर्म करना है जो कि इनकम, फर्म की इनकम की बात करेगा, इंक्लूसिवनेस की बात करेगा और सस्टेनेबिलिटी की बात करेगा। ये तीन चीजें हमें आपको स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा क्लास। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए आपके यहाँ लिखा हुआ है कि इन ऑर्डर टू अचीव द गोल्स ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट देयर इज a need for a medium term strategy and action plan. These explanation the policies and reforms needed to raise the firm income, equality and sustainability. इसके बाद आप देखेंगे क्लास की कहना चाहता है कि इन सबका इन तीनों पॉलिसी, फर्म की इनकम की बात करें, इंक्लूसिवनेस की बात करेंगे, सस्टेनेबिलिटी की बात करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं पॉलिसी पे डिपेंड करेगा। लेकिन ये पॉलिसी कौन सी होगी और इससे हम करना क्या चाहते हैं, इससे हम ये करना चाहते हैं कि हमारा किस तरह से जो है प्राइस बेटर मिले फार्मर को, टेक्नोलॉजी कैसे वो बेटर करेगा और उसकी मार्केटिंग जो इश्यूज है, प्रॉब्लम है, वो कैसे सॉल्व होगी। कुल मिला के ये कहना चाहता है कि एग्रीकल्चर की ग्रोथ के लिए जो जितने भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए इन्होंने पॉलिसी की बात किया और पॉलिसी और रिफॉर्म की बात किया। तो अब हम चलते हैं क्लास, पहला पॉलिसी लेते हैं हम। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज एंड एग्रीकल्चर, देखिए प्लीज लिखा हुआ क्लास ध्यान से सुना कि मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी एंड एग्रीकल्चर। सो पेज नंबर 111 पे ही देखेंगे 4.1, इट इज योर 4.1 है क्लास, ठीक है। अब 4.1 अब बेसिकली ये समझ लीजिए कि इसको हमें कैसे समराइज करना है, कैसे इस पॉलिसी को आप कंक्लूड कैसे करेंगे। तो ध्यान से समझिए क्लास, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो हेडिंग है ये कह रहा है कि कौन सी पॉलिसी की बात कर रहा है। तो इस पॉलिसी में अलग अलग तरह की पॉलिसी हम लर्न कराएंगे। तो सबसे पहली बात करता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज। मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज क्या होती हैं? ये पॉलिसी होती हैं जैसे आप पढ़ चुके होंगे, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, टैरिफ पॉलिसी और एक्सचेंज रेट पॉलिसी। और मैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये कहना चाहता हूं कि ये पॉलिसी एग्रीकल्चर को इफेक्ट करती हैं, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को, एग्रीकल्चर में होने वाले इन्वेस्टमेंट पर, एग्रीकल्चर सेविंग को, एग्रीकल्चर का जीडीपी जो हमारा शेयर है, और या एग्रीकल्चर ट्रेड की बात करें तो सारा जो वेरिएबल है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये पॉलिसी एग्रीकल्चर पर इम्पैक्ट डालती हैं। अब कोई भी पॉलिसी की बात करते हैं क्लास, मान चलो हम फिजिकल पॉलिसी लेते हैं तो गवर्नमेंट इसमें टैक्स को कम कर देती है या गवर्नमेंट जो है सब्सिडीज इंक्रीज कर देती है। तो अगर टैक्स को कम करेगी, सब्सिडी इंक्रीज करेगी तो इसका भी इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पर इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा है क्लास, मॉनेटरी पॉलिसी में अगर बैंक रेट कम हो गया, सीआरआर कम हो गया, एसएलआर कम हो गया, या गवर्नमेंट कुछ अलग से एग्रीकल्चर के लिए जो स्कीमें लॉन्च करती है, क्रेडिट कार्ड स्कीम, बहुत सारी स्कीमें मॉनेटरी पॉलिसी में अडॉप्ट किया हुआ है, चाहे वो बैंक रेट कम करने की बात हो फार्मर के लिए, या आपने हो कई तरह के आपने पॉलिसी पढ़े हुए हैं।
तो मॉनेटरी पॉलिसी का भी रोल होता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी में होता क्या है कि अगर उसका रेट वगैरह चेंज कर देती है तो उससे जो लोन्स प्रोवाइड होते हैं, चाहे एग्रीकल्चर लोन हो चाहे इंडस्ट्रियल लोन हो, एक दूसरे पर इंटरलिंक होता है। तो यानी कि एग्रीकल्चर में भी कंट्रीब्यूशन है। इसी तरह से ट्रेड पॉलिसी की बात किया, तो आज हम ट्रेड पॉलिसी की बात करते हैं तो बेसिकली हम उसमें फोकस करते हैं कि किस गुड्स का एक्सपोर्ट करना है और किस गुड्स का इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो करते हैं वो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करता है, यानी कि एग्रीकल्चर गुड्स को हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं या एग्रीकल्चर गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, और इससे क्या होगा, ट्रेड बैलेंस इफेक्टिव होता है। तो कहीं ना कहीं हमारा कहना चाहता है कि ट्रेड पॉलिसी का एग्रीकल्चर से डायरेक्ट लिंक है। इस तरह से हम टैरिफ की बात करते हैं। जब हम किसी कंट्री के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं क्लास, तो गवर्नमेंट उस पर टैरिफ लगाता है। टैरिफ लगाने का मतलब ये होता है कि बाहर से जो करेंसी हमारे कंट्री में आती है, बाहर से जो गुड्स हमारे कंट्री में आते हैं, उस पर हम टैरिफ लगाते हैं। और जब भी हम टैरिफ लगाते हैं तो उसको गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है, क्योंकि टैरिफ से गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आता है। ठीक है, और दूसरी बात कि जब हम इंपोर्ट पर टैक्स लगा देते हैं टैरिफ में, तो उससे होता है कि हमारा जो डोमेस्टिक कंजप्शन है, ठीक है, डोमेस्टिक गुड्स का कंजप्शन बढ़ जाता है। इससे होगा कि हमारे एग्रीकल्चर गुड्स की डिमांड अपने कंट्री में बढ़ जाती है। दूसरा, हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ता है, हमारा इंपोर्ट इंक्रीज होता है। यानी कि टैरिफ के जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो कहीं न कहीं एग्रीकल्चर को भी बूस्ट करता है। इसी तरह से हम एक्सचेंज रेट की बात करते हैं। जब हमारा एक्सचेंज रेट डिपेंड करता है एप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन, बहुत सारी पॉलिसीज आपने पढ़ा था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी है, ये सारी पॉलिसी कहीं न कहीं एग्रीकल्चर को, प्रोडक्शन को और उसकी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करती हैं। तो हमारा जो मेन टारगेट है, हम इस पॉलिसी में पढ़ रहे हैं कि फर्म को इनकम को राइज करने वाली पॉलिसी। तो आगे हम इंक्लूसिवनेस पॉलिसी बाद में पढ़ेंगे क्लास, सस्टेनेबिलिटी पॉलिसी बाद में करेंगे। अभी हम फर्म की इनकम पॉलिसी की बात कर रहे हैं, और इनकम पॉलिसी में बात कर रहे हैं पहले हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी की, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात करेंगे इन सारी पॉलिसी का कंबाइंड इम्पैक्ट क्या आएगा, इसकी बात करते हैं। तो प्लीज आप ना पैराग्राफ नंबर फर्स्ट देखिएगा। मैंने इसमें क्या लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिकली जनरली रिस्ट्रिक्टेड द पॉलिसी रिलेटेड टू फार्म सेक्टर की बात कर रहा है। देयर इज नीड टू लुक एट द पॉलिसी रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी एंड एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर्स। Macroeconomics policy related to fiscal policy, monetary policy, trade, tariff, and have direct and indirect impact of the agriculture. And all those primary objective of macroeconomics, जितना भी इन पॉलिसी का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है क्लास? इन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव होता है कि इन्फ्लेशनरी सिचुएशन को रोकना और अपनी कंट्री के डोमेस्टिक गुड्स को प्रोड्यूस करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, एक्सपोर्ट इंक्रीज करना। तो ये जितने भी चीजें हैं, ये पॉलिसी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर को बूस्ट करती हैं। और एग्रीकल्चर की अगर प्रोडक्शन और उसकी प्रोडक्टिविटी जब बेटर होती है तो फर्म की इनकम भी बेटर होगी, और इसके जब फर्म की इनकम बेटर होगी तो एक फार्मर की लिविंग स्टैंडर्ड बेटर होगा, उसका कंजप्शन बेटर होगा, उसका एजुकेशन हेल्थ बेटर होगा, और इन फ्यूचर में जो है वो उसकी फर्म की इनकम डबल होने की बात कर रहे हैं। तो फर्म को डबल होने वाली इनकम बात यह है कि फर्म की इनकम को राइज किया जाए, ये उसके लिए बहुत बड़ा पॉलिसीज का जो रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए बस आफ्टर 1991 आपको बताना चाहता हूँ कि 1991 के बाद गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन पॉलिसी अडॉप्ट किया, प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी अडॉप्ट किया और ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी पॉलिसी आपने देखा। तो अगर हम रिफॉर्म की बात करेंगे 1991 के रिफॉर्म या करंट में जो रिफॉर्म हो रहे हैं या रिसेंटली जो रिफॉर्म हो रहे हैं, इन सारे रिफॉर्म का कहीं न कहीं इन पॉलिसी से लिंक होता है। अगर ये पॉलिसी चेंज होगी तो हमारा एग्रीकल्चर चेंज होगा, एग्रीकल्चर चेंज होगा तो पूरा सेक्टर चेंज होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री एक दूसरे पे डिपेंड है। क्योंकि एग्रीकल्चर का रॉ मटेरियल इंडस्ट्री में जाता है और इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन है वो कहीं न कहीं कंजप्शन, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में कंज्यूम होता है। तो दोनों का इंटरलिंक है। ये कहने का मतलब है कि इससे पूरा इकोनॉमी, चाहे सर्विस सेक्टर हो चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, वो दोनों बूस्ट तभी होगा जब एग्रीकल्चर सेक्टर बूस्ट होगा। इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
देखिए क्लास, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। और बेसिकली हाँ, अगर फूड सिस्टम की बात कर रहा है या इनकम, आगे आपको बताता हूँ क्लास। देखो, इन इज द सोल्यूशन ऑफ फॉर एग्रीकल्चर लाइन इन नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। इसका मतलब बता सकते हैं क्या क्लास? इज द सोल्यूशन फॉर एग्रीकल्चर लाइन्स इन नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। आस्था या कोई बता सकता है? नहीं क्लियर बेटा? आप में से कोई ना समझ आ रहा? प्लीज रीडिंग में देखिए, प्लीज पढ़िए। कि सर ये बता रहे हैं कि अगर जो नॉन एग्रीकल्चरल फर्म्स है, यस, क्या वहां से सॉल्यूशन आ सकता है कि वट एवर वी आर फेसिंग इन द एग्रीकल्चर फर्म? तो ओके, आपका लिंक बता रहा है एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर। यस, एग्रीकल्चर का लिंक है। इसको कैसे हम समराइज करेंगे? और ये कहता है कि फर्म की इनकम डबल कैसे होगी, तो वो कुछ सोल्यूशन देता है और ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सुनिए, थोड़ा सा एग्जांपल लेकर समझाता हूँ, बहुत सिंपल तरीके से। ये बात आपको माइंड में सेट करना है मुझे। मान के चलो ये एरिया है, किसी एरिया में एग्रीकल्चर का हो रहा है, ठीक है। और वहां पर उस एग्रीकल्चर में मान के चलो आपने 100 लेबर आपने हायर किया हुआ है। क्लियर? आपने 100 लेबर हायर किया हुआ है और 100 लेबर का जो प्रोडक्टिविटी है वो मान के चलो 100 क्विंटल है। ओके, यानी कि पर लेबर की प्रोडक्टिविटी कितना आ रही है क्लास? 1 क्विंटल पर लेबर प्रोडक्टिविटी 1 क्विंटल आ रही है। लेकिन मैं ऐसा कहता हूं कि यहां पर इस चीज को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास लेबर की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें सिर्फ 50 लेबर की रिक्वायरमेंट है। कहने का मतलब है कि एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा सेक्टर है जहां पर डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट है, जहां पर एक्सेस लेबर वर्क कर रही है। अगर उस लेबर को आप निकाल भी लेते हैं वहां से तो प्रोडक्शन पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब देयर इज नो चेंज ऑफ द प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी इफ सम लेबर को आप वहां से विड्रॉ भी कर लेते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। यानी कि मैं बात करूं, अगर आप 100 लेबर यहां पर हायर करते हैं तो क्लास देखेंगे 100 से 100 डिवाइड किया आपने तो 1 kg मान चलो आ गया, 1 क्विंटल पर लेबर आ गया। अगर हमने इसमें से 50 लेबर हमने बाहर ले लिया जो कि इसकी प्रोडक्टिविटी नहीं है, तो 50 लेबर होने के बाद अब इस लेबर में सिर्फ 50 लेबर वर्क कर रहे हैं, यानी कि 100/50, तो क्या हो जाएगा क्लास? प्रोडक्शन सेम, प्रोडक्शन पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो क्या होगा कि पर कैपिटल पर लेबर प्रोडक्टिविटी क्या हो गई क्लास? ऑब्वियसली पर लेबर प्रोडक्टिविटी क्या हो गई क्लास? इंक्रीज हो गई, इंक्रीज हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अरे यार इस 50 लेबर को तो यहां लगाने की जरूरत है नहीं, इस 50 लेबर को, इस 50 लेबर को हम ऐसी इंडस्ट्री में भेज सकते हैं जहां पर कि इनकी डिमांड है। कहने का मतलब है कि अगर इस सरप्लस लेबर को हम इस सरप्लस लेबर को जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है या जिसकी प्रोडक्टिविटी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 है, जिनको निकालने से प्रोडक्शन पर इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, इट मीन्स देयर इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0, तो उन लेबर को हम निकाल करके किसी दूसरे सेक्टर में, नॉन फार्म सेक्टर में हम शिफ्ट कर दे सकते हैं। मतलब तो इससे क्या होगा कि जो बची हुई लेबर है, जो बचा हुआ लेबर है, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। एक बात, और दूसरी बात कि इस 50 जिसकी प्रोडक्टिविटी कम है, इन 50 लेबर को हम निकाल करके अगर एग्री इंडस्ट्री में लगा देते हैं तो उनकी पर कैपिटल इनकम भी आना शुरू हो जाएगी। तो जब इस 50 लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा और एम्प्लॉयमेंट मिलने से इनकी इनकम भी आएगी, और जब इनकी इनकम आएगी तो ये लोग क्या करेंगे? एग्रीकल्चर गुड्स की डिमांड करेंगे। जब एग्रीकल्चर गुड्स की डिमांड करेंगे तो एग्रीकल्चर में और प्रोडक्शन होगा और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। फिर एग्रीकल्चर के इस प्रोडक्शन को इंडस्ट्री में इंक्रीज करेंगे। तो कहना यही चाहता है कि भैया एग्रीकल्चर के सरप्लस लेबर को लगा करके इंडस्ट्री में लगा देंगे तो दोनों सेक्टर का फायदा होगा।
क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर का जो पर हेक्टेयर पर पर्सन प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। ऑब्वियसली एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। और इसके बाद हम इंडस्ट्री में सेटअप करेंगे तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पर इनकम जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, फिर उनकी इनकम से एग्रीकल्चर इनकम बढ़ेगी। तो ये कहना चाहता है एक सलूशन है ये, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और यहाँ पर जो बहुत सारी पॉपुलेशन है वर्किंग है एग्रीकल्चर सेक्टर में है, और इस एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारा ऐसे जो लेबर्स है जो कि मार्जिनाइल लेबर है, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जो काम अकेला बंदा कर सकता है, एक पर्सन कर सकता है, उसी काम को 4 लोग फैमिली के लोग करते हैं। क्योंकि सीजनल है, यहाँ पर सीजन आता है तो पूरी फैमिली के लोग 2 घंटे जाके एग्रीकल्चर में काम करते हैं, फिर घर पे आके वापस चले जाते हैं। उनके पास पूरे साल भर के लिए काम नहीं है। अगर उस पूरी फैमिली में से कुछ पर्सन निकाल लिया जाए, कुछ लेबर निकाल करके स्मॉल स्केल में लगा दिया जाए और किसी इंडस्ट्री सेटअप कर दिया जाए, कोई 100 मतलब, तो उससे क्या होगा कि जो एक पर्सन है उसको तो पूरे साल भर का काम मिल जाएगा, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो देखो क्लास, आप थोड़ा सा ध्यान देखेंगे तो इन्होंने लिखा हुआ है कि जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने की बात कर रहा है, यानी कि लेबर में, एग्रीकल्चर में लेबर इंसेंटिव की बात कर रहा है कि हम इंडस्ट्री ऐसी सेटअप करें जिसमें लेबर इंसेंटिव हो, जिसमें लेबर ज़्यादा कंज्यूम हो, टेक्नोलॉजी कम कंज्यूम हो। तो लेबर इंसेंटिव टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे तो इससे क्या होगा कि एग्रीकल्चर की भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और एग्रीकल्चर से लेबर निकलकर इंडस्ट्री में आएगी तो वहाँ की भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और फिर इंडस्ट्री में भी कैपिटल फार्मेशन होगा, एग्रीकल्चर में भी कैपिटल फार्मेशन होगा, और वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर भी और बूस्ट होगी और इंडस्ट्री भी और बूस्ट होगी। इंडस्ट्री का प्रोडक्शन एग्रीकल्चर में कंज्यूम होगा और एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन इंडस्ट्री में कंज्यूम होगा। इससे क्या होगा, बैलेंसेस ग्रोथ होगी। जब बैलेंसेस ग्रोथ होगी तो नो डाउट कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है यहाँ पर, और पॉवर्टी भी इंक्रीज कम हो जाएगी, और इंक्लूसिव ग्रोथ भी आएगा, और दोनों सेक्टर का, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री दोनों सेक्टर का बैलेंसेस ग्रोथ होगा। तो बेसिकली ये इतना आसान तो नहीं है, क्योंकि माइग्रेशन इतनी आसानी से होता नहीं है, और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम भी आएगी, अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम आएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन हम ये कहते हैं कि एग्रीकल्चर से लोगों लगाकर इंडस्ट्री में सेटअप करना इतना आसान नहीं है, ये क्रिटिसिज्म का पार्ट हो जाएगा। लेकिन ये कहना चाहता है कि इसका सलूशन क्या है, कि फार्म की इनकम को डबल कैसे किया जाए। तो उन फार्मर को निकालिए, उस लेबर को जो जिनकी प्रोडक्टिविटी कम है, इंडस्ट्री में सेटअप की बात कर रहा है क्लास। तो आप ऐसा कीजिए, पहला पैराग्राफ देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ। तो इसमें देखेंगे बेटा जी, ये कह रहा है कि जितने भी सरप्लस लेबर है उसको निकाल करके इंडस्ट्री में सेटअप कीजिए, जिससे उसकी कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा और एग्रीकल्चर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। सेकंड पैराग्राफ में देखेंगे क्लास, सेम चीज है। सेकंड पैराग्राफ में कह रहा है कि हम अगर there have been debates on the role of agriculture and non-agriculture in reducing poverty। इसका मतलब क्या है क्लास, कि ये कहता है कि इससे पॉवर्टी रिड्यूशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि उस लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी जिसकी प्रोडक्टिविटी कम है, क्योंकि उसको जॉब मिलेगी एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर में। तो ये पूरा का पूरा सेकंड पैराग्राफ देखें क्लास, ये पॉवर्टी रिमूवल की बात कर रहा है। पॉवर्टी रिमूवल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फर्म की इनकम बढ़ाने की बात कर रहा है। थर्ड पैराग्राफ देखेंगे क्लास, इट हैज बीन नोटेड दैट वन शुड हैव बैलेंसेस अप्रोच रिड्यूसिंग द रोल ऑफ एग्रीकल्चर। बैलेंसेस ग्रोथ की बात कर रहा है, जिसमें एग्रीकल्चर इंडस्ट्री दोनों को बैलेंस होगा। और एक देखेंगे क्लास, और आगे देखिए, नॉन एग्रीकल्चर इज राइजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड फर्म सेक्टर। नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे, पॉवर्टी कैन नॉट बी इल्यूमिनेटेड विदाउट शिफ्टिंग द वर्कर फ्रॉम एग्रीकल्चर टू नॉन एग्रीकल्चर। हाल ये कहता है कि अगर किसी भी कंट्री को डेवलपमेंट करना है तो वहाँ पर एग्रीकल्चर बेस्ड रहेगा, लेकिन एग्रीकल्चर से जब तक हम वहाँ के बचे हुए फार्मर को, जिनकी प्रोडक्टिविटी कम है, उनको निकाल करके जब तक आप इंडस्ट्री में सेटअप नहीं करेंगे, तब तक वहाँ पर प्रोडक्शन उनकी ना तो लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी एग्रीकल्चर में, ना तो इंडस्ट्री में बढ़ेगी, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर रहने पे हाईवी पॉपुलेशन से पर कैपिटल इनकम कम हो जाती है। तो इससे क्या होगा कि दोनों को बैलेंसेस करने की जरूरत है, तभी पॉवर्टी रिमूवल हो सकता है क्लास। तो ये स्टेप दिया गया है कि ये गवर्नमेंट की मतलब एक सजेशन है। अब देखो क्लास 4.2 देखिए, 4.2 पेज नंबर 113 मिला बेटा।
Yes, sir. ओके 4.2 देखो, डबलिंग फर्म इनकम यानी कि DFI। वो कहता है कि ठीक है, आपने का सजेशन मानते हैं, ध्यान समझना, वो कहता है कि ठीक है, आपका सजेशन मानते हैं कि ठीक है, हमें फर्म की इनकम को इन्हांस करने के लिए हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज हैं, लेकिन ये मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी, जितनी तरह की पॉलिसी हैं, ये पॉलिसी तभी सक्सेस होगी जब हम एग्रीकल्चर में उस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। तो यानी कि एग्रीकल्चर से सरप्लस लेबर को निकाल ले, और जो गवर्नमेंट अगर ये मॉनेटरी पॉलिसी प्रोवाइड कर रही है, इन सब पॉलिसी प्रोवाइड कर रही है, इन सबसे हम इंडस्ट्रियल सेटअप भी अच्छा सा करें। ध्यान समझना मेरी बात को। अगर हमारे पास एक बेटर ट्रेड पॉलिसी है, बेटर मॉनेटरी पॉलिसी है, उस मॉनेटरी पॉलिसी से लोन लेकर के हम इंडस्ट्रियल सेक्टर सेटअप करें अच्छे से, और इंडस्ट्रियल सेटअप करने के बाद हम एग्रीकल्चर के उस लेबर को लगाकर इंडस्ट्री में लाते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट इन पॉलिसीज का है। इससे क्या होगा कि फर्म की इनकम डबल होगी। ये प्रोसेस बताया है। अच्छा, इस दिशा में सरकार ने कितना काम किया हुआ है या क्या कर रही है, अब आपको देखना है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए क्लास, ये पॉइंट्स मिल गए होंगे। देखो, डबलिंग इनकम फ्रॉम इनकम DFI, several study have examined that feasibility attending doubling income from। बहुत सारी स्टडी सर्वे किया गया, बहुत सारी स्टडी है, अलग अलग देखेंगे तो नीति आयोग की स्टडी आई 2001 में, अशोक दलवाली कमेटी की रिपोर्ट आई GY की, ऐसे बहुत सारी कमेटीज ने अलग अलग रिपोर्ट दिया कि इनकम डबल इनकम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया हुआ है या कौन कौन सी पॉलिसी है। तो आप इसमें दिखाएंगे कि गवर्नमेंट ने अब तक क्या फोकस किया है। ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमें ये फोकस दिखाना है क्लास कि यार ये जो पॉलिसी है, ये जितनी भी पॉलिसी बनाई गई है, इन पॉलिसी का टारगेट इससे है, इस पॉलिसी का टारगेट इससे है। उसने क्या किया, उन्होंने कौन सी पॉलिसी बनाई इनकम राइज करने के लिए, इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। पहला टारगेट कि अगर हम एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे, और इसको प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए ये पॉलिसी का रोल है। इस तरह से राइजिंग टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, तो टोटल प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा है क्लास यहाँ पर, और ये कर रहा है फैक्टर की प्रोडक्टिविटी यानी कि लेबर की प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा है कि जो इतने भी फैक्टर हैं उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे राइज किया जाए, यानी कि टेक्नोलॉजी, इन सब की बात कर रहा है। तो गवर्नमेंट ने इस पर फोकस किया हुआ है, इस पर भी फोकस किया हुआ है, मतलब पॉलिसी नहीं है। और थर्ड है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉपिंग। आपने पिछले लेक्चर में देखा कि डाइवर्सिफिकेशन हम कैसे कर रहे हैं, मल्टी क्रॉपिंग स्टार्ट किया हुआ है। डाइवर्सिफिकेशन हाई वैल्यू क्रॉप मतलब होता है कि पहले सिर्फ हम दाल चावल और व्हीट राइस का प्रोडक्शन करते थे, पल्सेस का, लेकिन अभी जो है ये सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, मतलब माइनिंग को एग्रीकल्चर में ले लिया गया है बच्चों। और इस तरह से बहुत सारा ऐसा है, मशरूमिंग, ठीक है, और मधुमक्खी क्या बोलते हैं उसको यार, ठीक है, जो भी समझना, रेशम के कीड़े वाला पालन, जो भी है, कॉटन, जो भी है। तो कहने का मतलब कि डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, चाहे वो मतलब नॉन फूड आइटम, मतलब कहने का मतलब है कि जो इसको बोलेंगे कमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर किया गया है। अगला क्लास, इंक्रीजिंग द क्रॉपिंग इंटेंसिटी। सुना होगा आपने, क्रॉपिंग इंटेंसिटी होता है कि पहले क्या होता था कि फार्मर जो प्रोडक्शन करता था तो पूरे साल में, पूरे ईयर में सिर्फ एक ही फसल को, एक ही क्रॉप कर पाता था। लेकिन अभी क्या है कि 3-3, 4-4 महीने में इतने हाई वैरायटी सीड्स बना रहे हैं कि उसकी बहुत ज़्यादा एक ही हेक्टेयर में बहुत सारा चीज बार बार प्रोड्यूस कर लेता है। इंप्रूविंग द टर्म्स ऑफ ट्रेड, नो डाउट कि गवर्नमेंट ने टर्म्स ऑफ ट्रेड इंक्लूड किया हुआ है। और इसके बाद हम ये कहना चाहते हैं क्लास कि इन चीजों में फोकस गवर्नमेंट का भी है और पहले से हो रहा है, ताकि फर्म की इनकम डबल हो। ये डबल करने के लिए पॉलिसीज भी उसी के साथ, यानी कि इन पॉइंटों को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट की एक पॉलिसी बढ़ाई गई है जो कि चल रही है। और इसके साथ साथ ये तो था हमारा क्लास कि अकॉर्डिंग टू 6 सोर्सेस हम कह सकते हैं कि इन चीजें फोकस किया जाए तो एग्रीकल्चर की इनकम डबल हो जाएगी। देखो नीचे है क्लास,
द स्टडी हैज आल्सो डिस्कस स्ट्रेटजी। सबसे नीचे पैराग्राफ में देखेंगे, लास्ट फ्यू ईयर्स द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस सेवरल प्रोग्राम। पिछले कई सालों में गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेवरल प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं फर्म की इनकम को डबल करने के लिए। अगर ये चीजें इनकम कभी होगी, ये चीजें इंक्रीज तभी होगी जब प्रॉपर पॉलिसी वर्क करे, माइक्रो फाइनेंस पॉलिसी प्लस कुछ अलग से प्रोग्राम भी अडॉप्ट किए गए हैं। जैसे अगर आपको एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो इरिगेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडिया कृषि का जो कहते हैं ना मानसून का जुआ है, कहीं बारिश हो गई तो अच्छा प्रोडक्शन हुआ, बारिश नहीं इतना हुआ, क्योंकि यहाँ पर वाटर लेवल नीचे गया है, कम है। अलग अलग स्टेट की अलग अलग सिचुएशन है, कहीं बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, वाटर लेवल नीचे चला गया है, तो इरिगेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ने इरिगेशन पर फोकस किया हुआ है पिछले कई सालों में बहुत ज़्यादा। हम आगे जब अब आप ज्योग्राफी की स्टूडेंट तो है नहीं कि बताया जाए आपको, लेकिन मुझे ये बताना है कि एग्रीकल्चर ने बहुत फोकस किया हुआ है। और क्रॉप इंश्योरेंस सुना होगा, गवर्नमेंट फसल बीमा दे रही है, बहुत सारे इंश्योरेंस। अगर उसका खराब हो जाता है, एक फसल से खराब हो जाती है तो गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी देती है, कुछ इंश्योरेंस देती है, ताकि उस प्रोडक्शन जो फार्मर है उसको प्रोडक्शन और प्रोडक्टिव बनी रहे, वो प्रोड्यूस कर सके। मिनिमम सपोर्ट प्राइस सुना होगा आपने, गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा रही है, टाइम इंक्रीज किया हुआ है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग, तो यानी कि हम बात करें कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि प्राइस पॉलिसी पे ध्यान दिया गया है, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया गया है, और हाई यील्डिंग वैरायटी सीड पे ध्यान दिया गया है। ये इंश्योरेंस सेक्टर हो गया जो कि फोकस किया जा रहा है। ये मार्केटिंग, ठीक है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के ऊपर किया गया है। तो कहीं न कहीं फर्म की इनकम को डबल करने के लिए गवर्नमेंट ने पिछले कई सालों में स्टेप लिए हुए हैं। अब ये स्टेप ले लिया क्लास, क्या किया जा रहा है, ये ले लिया आपने कि क्या टारगेट है और इस टारगेट अचीवमेंट के लिए किस तरह से पॉलिसी फोकस करेगी। ये तो इतना आपको समझ में आ गया। अब मुझे आपको मेन बताना है, नीचे आइए क्लास, देखो लिखा हुआ है, और सुनो पहले, इस इनकम में बात कर रहा है वो कि सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम नहीं, उसका जो लाइव स्टॉक होता है, उसका जो सुना होगा लाइव स्टॉक मतलब भैंस, गाय, पशु जो भी है, उन सबकी इनकम को जोड़ लिया गया है इसमें। तो कह रहा है उन सबकी इनकम को लेकर को डबल करने की, जैसे गोट्री सुना होगा आपने, गोट्री नहीं सुना होगा आपने, अरे बकरी पालना बेटा, ठीक है, तो उन सबसे इनकम से भी इसकी बात कर रहा है। गवर्नमेंट उसको इंश्योरेंस देता है, बहुत सारा कुछ है। आपने सुना होगा माइक्रो फाइनेंस, तो माइक्रो फाइनेंस इन एग्रीकल्चर सेक्टर, गवर्नमेंट माइक्रो फाइनेंस के थ्रू क्या होता है कि फंड प्रोवाइड करता है, स्मॉल 1 लाख, 2,000, 10,000, 20 लाख, 1 लाख तक लोन देता है। तो इन सब किसे देता है ताकि वो चीज़ें स्टार्ट कर सके, स्टार्टअप कर सके। अब देखो क्लास, कुछ डिबेट है, ध्यान समझना। There may be have noted that there are several issue of regarding the doubling firm income। आप करें कि फर्म की इनकम को डबल करेंगे, यानी कि हम अब इसके क्रिटिसिज्म पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट आर द मेन क्रिटिसिज्म? अगर मैं इस पॉलिसी की बात करूं, इसका क्रिटिसिज्म पॉइंट पढ़ रहे हैं क्लास। देखिए आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट लिखा होगा, मिला बेटा? प्लीज। यस सर। ओके, 9 पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट में ये दिखा रहा है, देखो बेटा जी, कि फर्स्ट पॉइंट में ग्रोथ को दिखा रहा है कि कह रहे हैं कि आप 2003 से लेकर 2013 के बीच में जो है 32% ग्रोथ हुआ है 10 ईयर में, माने 3.2% जो है, मतलब अलग अलग स्टडी अलग अलग रिपोर्ट दिखाती है। तो हम कैसे कह दें कि यार फर्म की इनकम डबल हुई है? सीधी सी बात है, कोई ऑथेंटिक डाटा हमारे पास नहीं है, सिर्फ हवा में तीर मार रहे हैं कि हाँ हमें फर्म की इनकम डबल कर दिया, सरकार चिल्लाती है कि यार लोगों की इनकम डबल हो गई। ठीक है, अब कैसे डबल हो गई, इसके लिए अलग अलग रिपोर्ट पढ़ेंगे तो अलग अलग डेटा आएगा क्लास। तो पहला और दूसरा सेकंड में दोनों में देखेंगे, कोई कहता 10% है, कोई कहता 2.5% है, तो कैसे माने? दो क्रिटिसिज्म है। तीसरे क्रिटिसिज्म में कहते हैं क्लास कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है, देखो इसमें नाबार्ड की बात करें, नाबार्ड कहता है कि 43% है, ऐसे दूसरी स्टडी कहती है कि 23% सेम ईयर में आया है। तो बड़ा डेटा में कॉम्प्लिकेटेड है, एक डेटा सेम टाइम में बोलता है कि 43% है, एक डेटा बोलता है कि 23% है, तो कैसे माने कि फर्म की इनकम डबल है? तो हम तीसरा पॉइंट लेंगे। चौथे पॉइंट में है क्लास कि इट इज द नॉन फर्म सेक्टर है बिकेम मोर इम्पोर्टेंट,
ये कहता है कि यार कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ एग्रीकल्चर की इनकम डबल हो जाएगी विदाउट, जब तक कोई किसी कंट्री में अगर सभी सेक्टर को आप डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट करके नहीं कर सकते, क्योंकि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन जो भी है, प्रोडक्टिविटी है जो भी है, वो कहीं ना कहीं नॉन फार्म सेक्टर में जा रहा है। अगर नॉन फार्म सेक्टर की इनकम ही नहीं होगी तो एग्रीकल्चर की इनकम डबल करके क्या मिलेगा। तो हम ऐसा नहीं कि हमें बी नीड टू दोनों को सेक्टर की फोकस करने की प्रॉब्लम की बात कर रहा है। और बेसिकली ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है नॉन मतलब रूरल एरिया में, ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है कि वहाँ पर एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कंज्यूम हो जाए। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ फार्मर की इनकम वहाँ पर डबल कर देंगे तो और सेक्टर डबल नहीं होगी तो कैसे होगा। क्या मतलब ये कहना कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ एग्रीकल्चर की बात करें। तो 4th पॉइंट आ गया। पॉइंट नंबर बेटा जी 5th में देखिए, 5th में बोलता है कि आप कह रहे हैं कि डबल इनकम की बात कर रहे हैं। ऑल्दो नीति आयोग एंड डलवानी कमेटी डिस्कस रीजनल डिस्पैरिटीज फ्रॉम इनकम। भाई पंजाब की इनकम किस बेस पे कहते हैं कि इनकम डबल हो गई है। भाई आपका डेटा कुछ अलग बोलता है। पंजाब में फार्मर की इनकम कितना % बढ़ी तो बिहार की कितना बढ़ी, तो हर स्टेट की तो उतनी इनकम नहीं बढ़ रही है सेम रेशो में। तो कैसे करें कि हर फार्मर की इनकम डबल हो गई। इनकम फार्मर डबल का मतलब होता है कि हर स्टेट में देखो इनक्वालिटी की बात तो हो रही है यहाँ पर। तो हम कैसे कहें, तो हेट्रोजीनियरिटी अमंग डिफरेंट स्टेट, तो कहता है कि ये सही नहीं है। इस तरह से क्लास 6 में भी है। 7th में देखिए, व्हाट अबाउट द मीन देन यूज द इनकम एग्रीकल्चर लेबर। यार तुम फार्मर की बात करते हो लेकिन वो लेबर जो एग्रीकल्चर में काम करती है, सिर्फ जो है डेली वेजेज वर्कर है जो कि मजदूरी करता है, उसकी इनकम तो डबल नहीं हुई है, क्योंकि उसको बेच तो 120 रुपीज ही मिल रही है, 130 रुपीज मिल रही है। तो वो भी तो एक फार्मर है जो लेबरर है। तो एग्रीकल्चर लेबरर की इनकम तो डबल नहीं हो रही है। तो ये एक बड़ा इशू है। अगला क्लास, अच्छा 8वां पॉइंट ये बताता है कि आप कहते हैं कि फार्म की इनकम डबल होगी। बड़े बड़े जो जमींदार हैं जिनके पास लार्ज स्केल पे है एग्रीकल्चर हो रहा है, उनकी इनकम मानता हूँ डबल हो गई। लेकिन जो 86% जो हमने तो देखा कि मार्जिनाइज्ड ग्रुप है, जिनके पास 1 हेक्टेयर भी नहीं है, जिनके पास 1 बिस्वा भी नहीं है, मतलब जो बिल्कुल उधार लेकर के एग्रीकल्चर लेकर किसी पे बटाई पे काम करते हैं, प्रोडक्शन होने के बाद आधा जो है मालिक को दे देते हैं, आधा खुद रखते हैं। तो यार 86% तो ऐसे ही हैं। 20 मतलब 86 जो बची हुई जमीनें हैं वो बड़े बड़े जमींदारों के पास है, तो उनकी तो हो जाएगी इनकम। लेकिन हम पूरे एग्रीकल्चर की बात करें, क्या वो एक मार्जिनाइज्ड ग्रुप नहीं है। तो क्या मतलब कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हु हैज 86% टोटल, तो उनकी तो इनकम लो है। अच्छा दूसरी बात कह रहा है कि उनकी कंजप्शन देखा जाए, उनकी हेल्थ देखा जाए, उनका एजुकेशन देखा जाए, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि सबकी इनकम डबल हो गई है। मतलब एग्रीकल्चर नो डाउट कि चलो कि पिछले 15-20 साल में। अच्छा एक चीज़ और है, हम बात करते हैं प्राइस फ्लक्चुएटी की। अब जब आपको पता है कि मार्केट में अगर सप्लाई कम हो जाएगी तो अगर प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉमिनल जीडीपी ज़्यादा हो जाएगी। आपका नॉमिनल जीडीपी ज़्यादा आ गया तो पर कैपिटल इनकम ऑटोमेटिकली ज़्यादा आ जाएगा, और जिस साल रेट डाउन आ गया उस साल कम आ जाएगा। तो यार ये जो नेशनल जो मेजरमेंट की बात कर रहे हैं कि फार्मर की इनकम की मेजर किस बेस पे मेजर कर रहे हैं आप, जीडीपी के बेस पे मेजर कर रहे हैं या उनके रियल एसेट्स देख रहे हैं या उनके घर में ड्यूरेबिलिटी गुड्स की चीज़ों को देख रहे हैं। भाई एक फार्मर है, इस साल मान चलो 1,000 10,000 ज़्यादा कमा लिया, नेक्स्ट ईयर उसका जो लॉस हो गया, तो कैसे कहें कि यार उसकी इनकम डबल हो गई, उसका स्टैंडर्ड लिविंग अच्छा हो गया, उसकी सर्विस कंडीशन बेटर हो गई, उसका एजुकेशन हेल्थ देखा ना, उसका इन्वायरमेंट देखो ना। ठीक है, बहुत सारा इश्यूज निकल के आता है। फिर कहता है कि ठीक है आपने 9th वाला पॉइंट देखें क्लास, तो कहता है कि ठीक है नो डाउट कि फर्म की इनकम डबल हो रही है, लेकिन फर्म की इनकम डबल कहाँ हो रही है, वो क्या कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल यूज कर रहा है, उसका प्रोडक्शन कर रहा है। उससे क्या हो रहा है, हमारा इन्वायरमेंट तो इफेक्टिव हो रहा है, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है, और उससे जो डिसीजेज पैदा हो रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन है। यानी कि जो ऐसी कॉस्ट जो नहीं दिखती है, हिडन कॉस्ट जिसे सोशल कॉस्ट कहते हैं, इन्वायरमेंट इफेक्टिव हो रहा है, वाटर लेवल नीचे जा रहा है, तो यार फर्म की इनकम डबल करके ही क्या मिलेगा जब हमारा इन्वायरमेंट ही सेफ नहीं रहेगा। तो मेरा कुल आगे कंसर्न ये था कि ठीक है नो डाउट गवर्नमेंट की पॉलिसी बेटर है, ये टारगेट किया जा रहा है, ये सब फोकस किया जा रहा है ताकि फर्म की इनकम डबल हो, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं लग रहा कि फर्म की इनकम डबल है, क्योंकि वी हैवंट ऑथेंटिक डेटा नहीं है। सो ये 5, 7, 8 पॉइंट आपके क्रिटिसिज्म के पॉइंट आएंगे। और क्लास इसका सबसे नीचे देखिए
To conclude on foreign DFI, doubling farm income, efforts must be made in improve farmer income whether we can achieve the goal of doubling farm income or not by 2020. कहते 2020 तक 2022 तक सरकार का वादा है कि भैया फार्म की इनकम डबल कर देंगे। ठीक है, डबल कीजिए, आपने ये वादा पूरा कीजिए, ये पॉलिसी अच्छी बनाइए। होती है या नहीं होती है ये अलग की बात है, बट द फोकस ऑन इनकम रेदर देन द प्रोडक्टिव एंड राइट डायरेक्शन। सो फोकस ऑन इनकम प्रोडक्शन। ठीक है, डबल हो या ना हो, सरकार अपने मतलब जो कमिटमेंट है पूरा कर पाए ना कर पाए, लेकिन हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम कौन सी ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट करें जिससे हमारा प्रोडक्शन और क्वालिटी बेटर जाए, इन्वायरमेंट सेफ रहे, सब कुछ रहे, एक प्रोग्रेसिव वर्क करें। फ्लक्चुएशन आती जाती रहेंगी, डेटा चेंज होता रहेगा, लेकिन हमें सही डायरेक्शन में काम करने की जरूरत है। बी नीड टू प्रॉपर पॉलिसी, ठीक है, और उसको ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीकेशन करना है। और बड़ी बात, गुड गवर्नेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पॉलिसी है, पेपरों तक है, किताबों तक है, जो भी प्रोजेक्ट चलते हैं, लॉन्च होते हैं, पता नहीं चलता प्रोजेक्ट खत्म कब हो जाते हैं, क्योंकि मोस्टली पॉपुलेशन जो है रूरल एरिया में है, वो अनपढ़ किसान होते हैं, मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको पॉलिसी का पता नहीं चलता है, उनकी पॉलिसी से अवेयर नहीं होते हैं। तो बी नीड प्रॉपर टेक्नोलॉजी, बी नीड प्रॉपर पॉलिसी इम्प्लीकेशंस, जो गुड गवर्नेंस है। जितनी पॉलिसी गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है, कितने को पता होता है कि गवर्नमेंट से क्या लोन मिल रहा है, कौन सी पॉलिसी है, कौन सा टैरिफ रेट चल रहा है, किस कंट्री में एक्सपोर्ट करना है, कहाँ इंक्लूड करना है, ये सब उसको फार्मर को नहीं पता। फार्मर को सीधे पता होता है उसको मार्केट में जाके मंडी में रेट कितना मिल रहा है, लेकिन उसमें जो इंटरमीडिएट हैं, जो बिचौले हैं, ठीक है, उसको ये पता कि एक्सचेंज रेट से क्या मतलब है, उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे क्या आएगा उससे मतलब नहीं है, उसको अपने रेट से मतलब होता है। तो मेरा सिंपल यहाँ पर कहने का मतलब है क्लास की, ये जो पॉलिसी पढ़ा, व्हाट आर द पॉलिसी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द इनहांस द फर्म इनकम, तो हमने सिर्फ डबलिंग इनकम वाली पॉलिसी पढ़ा। अब नेक्स्ट पॉलिसी में पढ़ेंगे प्राइस एंड मार्केटिंग पॉलिसी, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपका ये मैक्रोइकोनॉमिक्स पॉलिसी जो एग्रीकल्चर फोकस कर रही है और डबल इनकम पॉलिसी की बात करें, जो कि इनकम को डबल करने के लिए कौन कौन से स्टेप लिया हुआ है, कौन कौन से गवर्नमेंट ने प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, टारगेट क्या है, प्रोग्राम कौन सा स्टार्ट किया है। इस टारगेट को पूरा करने के लिए, इस प्रोग्राम को अडॉप्ट करने के लिए गवर्नमेंट फंड कहाँ से दे रही है, इन पॉलिसीज के थ्रू दे रही है। अगर इरिगेशन की बात करेंगे तो गवर्नमेंट का फिजिकल पॉलिसी में आएगा, किस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी में भी आ जाएगा, इस तरह से किस तरह से सपोर्ट प्राइस वगैरह दे रहे हैं, इसी का पार्ट आ जाएगा, सब्सिडी कितना देती है, सब इसी के पार्ट आ जाएगा। यानी कि एक तरफ पॉलिसी है, एक तरफ टारगेट है, एक तरफ हमारा जो प्रोग्राम्स हैं, और ये प्रोग्राम को अच्छी तरह से लर्न किया जाएगा। तो नो डाउट कि फार्म की इनकम डबल होगी, बट नॉट 220 तक नहीं, इट्स टेक टाइम। डाइवर्सिफिकेशन होगा, सब कुछ होगा, टाइम लगेगा, क्योंकि हमारी सिचुएशन बहुत खराब चल रही है। मतलब हमारे तरफ से पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है यार, लैंड्स हमारे पास वही की वही है, प्रोडक्टिविटी जितनी बढ़ चुकी है। अब तो हमें इसको मेंटेन करके रखना है कि इन्वायरमेंट भी सेव करना है, हर पर्सन को फूड भी मिले, फूड सिक्योरिटी भी इम्पॉर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट भी इम्पॉर्टेंट है, और हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी होना जरूरी है, और हमारा डोमेस्टिक सप्लाई भी सफिशिएंट रहे। तो यार एक मल्टी टास्क आ चुका है कि हर चीज़ में मैनेज करना है हमें, क्योंकि दूसरी कंट्री से हमें गुड्स भी मंगाना है, तो हमें एग्रीकल्चर भेजना भी है, और हमें एग्रीकल्चर अपनी कंट्री के लिए भी चाहिए। और जब भी एग्रीकल्चर में फ्लक्चुएशन आता है, तो आपने पिछले 3-4 आर्टिकल देख चुके हैं, जिसमें आपने देखा कि कैसे वो इकोनॉमी में रिसेशन आ जाता है, क्योंकि ड्यू टू द एग्रीकल्चर। तो इसीलिए एग्रीकल्चर की पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम एक पॉलिसी पढ़ लिए क्लास, दूसरी पॉलिसी हम प्राइस पॉलिसी पढ़ाएंगे, तीसरी आपको हम मार्केटिंग पॉलिसी पढ़ाएंगे। तो याद रखना, प्राइस पॉलिसी एंड मार्केटिंग पॉलिसी और फर्म इनकम पॉलिसी एक में आ रही है, और फिर इंक्लूसिवनेस पॉलिसी आपको अलग से पढ़ाएंगे, और सस्टेनेबिलिटी पॉलिसी अलग से पढ़ाएंगे। तो बेसिकली इस पार्ट में आपको 4 पॉइंट पढ़ने हैं, 4 पॉलिसी पढ़नी है क्लास। सो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो प्लीज़ बताइए। थैंक यू। अब बताओ बेटा।